नेपाल में हुई हिंसा में बहुत बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा ये है कि नेपाल के ही दो लोग जिनको की विदेशी फंडिंग हुई और उन दो लोगों ने नेपाल को बर्बादी की कगार पे ला करके खड़ा कर दिया। और इन दो लोगों में से मैं दोनों के नाम भी बताऊंगा और दोनों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे पूरी प्लानिंग इन दोनों ही लोगों ने की। यूं कहें कि नेपाली जो सरकार थी उसका तख्ता ही पलट दिया, उस सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा और यहां तक कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ तक को जिंदा जला दिया गया और वित्त मंत्री जो थे उनको बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। 2 दिन तक पूरा नेपाल प्रदर्शनकारियों के जब्त में रहा और इन प्रदर्शनकारियों ने उग्र होते हुए पूरी काठमांडू को ही लगभग जला डाला। या जो भी वहां पे हाई सोसाइटी के लोग थे, जो भी बड़े बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हों, राष्ट्रपति रहे हों, चाहे पहले के प्रधानमंत्री रहे हों, उन सभी पर अटैक करने की कोशिश की और सरकार के जितने भी मंत्री थे उन सभी के ऊपर भी इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की। और इनमें दो नाम साफ तौर पे सामने आए, जिनमें से एक नाम है बालेंशाह का और दूसरा नाम है सुदन सुरंग का। पहले नाम की अगर बात करें, बालेंशाह एक रैपर है और काठमांडू का मेयर है, जिसको कि अब साफ तौर पे सबसे पहला जो नाम आ रहा है कि प्रधानमंत्री अगर किसी को बना देना चाहिए, या सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट चल रही हैं उनके अंदर बातें हो रही हैं कि बालेंशाह को अगले प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, अगला प्रधानमंत्री बालेंशाह को बना देना चाहिए। बालेंशाह एक रैपर है और काठमांडू का मेयर है, लेकिन और मेयरों की तरह वो नहीं है। उसके संबंध कुछ इलाके तक में होते हैं, लेकिन बालेंशाह के संबंध राष्ट्रीय तौर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय तौर पर भी इसके संबंध हैं। 2022 के अंदर बालेंशाह अमेरिकी राजदूत से मिले थे और अमेरिकी राजदूत ने स्वयं बालेंशाह के जो फोटो हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाले थे। उसके बाद 2024 में एक बार फिर से मुलाकात बालेंशाह अमेरिकी राजदूत से करते हैं और इस बीच दूतावास के अंदर आना जाना बालेंशाह का लगा रहता है। और 2024 में अमेरिकी राजदूत इनको अमेरिका आने का न्योता देते हैं और वहीं पे पूरी प्लानिंग होती है। और ठीक अब उसके बाद में जो नेपाल के अंदर हुआ, नेपाल के अंदर उसके बाद में अभी जो घटना पिछले 2-3 दिन में हुई है, इसके अंदर पहले दिन बालेंशाह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि जैन जी को आगे आना चाहिए और जो ये सड़कों पर लोग उतर रहे हैं इन लोगों के बीच में मैं शामिल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है और इन लोगों को प्रदर्शन अपना करना चाहिए। और उस तरीके से वो पोस्ट करता है और इन लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। ठीक इसी दौरान ये कुछ अपने जो वीडियोज हैं गाने के वो भी वहां पे डालता है, जिनके अंदर की एक वीडियो में तो साफ तौर पे कहा गया है कि नेपाल की रक्षा करने वाले मूर्ख हैं, नेपाल के सारे नेता चोर हैं और नेपाल के नेता देश को खा रहे हैं। एक और जो गाना है वो बलिदान करके गाना है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर डाला जाता है, जो कि और भी उग्र गाना बताया जा रहा है, जिसके बाद की पूरी जो हिंसा है वो भड़की है। यही नाम एकदम से सामने आ रहा है कि इसको प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर देना चाहिए। और इसी ने, जब सब कुछ नेपाल के अंदर हो चुका था, जब नेपाल की एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्म पत्नी की हत्या कर दी जाती है और जला करके उसको मार दिया जाता है, और उसके बाद में जो नेपाल की सड़कों पे जो उग्र नाच हुआ उसको देख करके भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा क्या हुआ। पहले दिन ही 17 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो और भी ज्यादा जो दंगा है वो भड़क गया और पूरे काठमांडू के अंदर इस दंगे ने एक आग का रूप ले लिया। सब कुछ जलाने पर जो यहां प्रदर्शनकारी थे वो उतारू थे। अगले दिन वो पोस्ट करता है कि आप लोग अब भी हमारे ही रहेंगे, आपने बहुत नुकसान अब हो गया है, चाहे जितना भी नुकसान हो गया है अब आप वापस अपने घरों पे लौट जाएं। ये बात वो करता है। और इसी के बाद एक दूसरा जो नाम है वो आया है सुदन सुरंग का, जो कि एक एनजीओ चलाता है और एनजीओ का नाम है हामी नेपाल। ये वही हामी नेपाल है जिसके की झंडे उन लोगों के हाथों में देखे जा सकते हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाला सुदन सुरंग वो व्यक्ति है जो कि सोशल मीडिया पर एक ऐप के जरिए पूरी घटना को अंजाम दे रहा था। पूरी घटना की प्लानिंग की गई कि घटना को कैसे कैसे अंजाम देना है और पूरे तरीके से कुछ ग्रुप्स बनाए गए जिनके अंदर उस प्लानिंग को तैयार करके डाला गया। यहां तक कि उस ग्रुप के अंदर जब छानबीन होती है तो यहां तक की बातें भी सामने आई हैं कि वहां पे जो बम है वो कैसे बनाया जाए, यहां तक की बातें भी हुई और क्या क्या करना है, कैसे उग्र प्रदर्शन करना है। उसमें यह भी बताया गया कि जो युवा रहेंगे वो स्कूल ड्रेस में वहां पे जाएंगे ताकि वहां पे जो पुलिस प्रशासन वगैरह है वो उनके ऊपर सख्ताई करते हुए कुछ सोचे कि ये स्कूल के बच्चे होंगे। और वही सारी चीजें पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे हुई। उसी ग्रुप के अंदर जो
नेपाल के सुरक्षा कर्मी हैं उनको शार्प शूटर तक वहां पे लिखा गया। और इस एनजीओ ने, हामी नेपाल ने साफ तौर पे माना है, अपनी वेबसाइट पे भी बताया है कि लगभग 20 करोड़ की फंडिंग की। तो इसने खुद उस बात को माना कि ऐसी फंडिंग विदेशों से इनको हुई है और नेपाल के अंदर इनकी जो फंडिंग है वो की गई है। अब कितनी विदेशी फंडिंग इनको हुई होगी उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। जब इतनी फंडिंग के बारे में तो ये हामी भर रहे हैं, जो हामी नेपाल है उसने इस फंडिंग को माना भी है और पूरे इस प्रकरण के पीछे इस व्यक्ति का भी हाथ रहा है। तो ये दो लोग वो हैं जिन्होंने कि पूरे नेपाल को बर्बादी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है। हालांकि जो सरकार थी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे और उसको एक मुद्दा बना करके और कुछ सोशल मीडिया ऐप्स के बंद होने को मुद्दा बना करके पूरे नेपाल के अंदर ये प्रदर्शन किया गया और उसके अंदर कुछ जाने भी गई और पूरी सरकार का जो तख्ता पलट है वो हो गया है। और ये ठीक वैसा ही था जैसा कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे हाथ किसका है। इसके पीछे अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है, जो कि हर बार जहां भी सरकारें उनको स्थिर करनी होती हैं वहां पे ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहले आपने श्रीलंका का यही हाल देखा होगा, उसके बाद आपने बांग्लादेश का यही हाल देखा होगा और उसके बाद में आपने नेपाल का भी यही हाल देख लिया है। भारत की भी बात करेंगे कि भारत में भी क्या डीप स्टेट ऐसा ही करने की कोशिश करे, लेकिन अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या भारत के अंदर भी ऐसा हो सकता है या फिर क्या भारत के अंदर भी ऐसी जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि डीप स्टेट का कितना रोल है और जो ये सब कुछ हो रहा है इसके अंदर विदेशी ताकतों का, विदेशी फंडिंग का क्या कुछ चल रहा है, नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।